Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, Extreme Weather, from class 8, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. एक्सट्रीम वेदर मीन्स होता है ख़राब मौसम. वेदर का मतलब होता है मौसम. एक्सट्रीम मतलब कि ख़राब, बहुत ख़राब मौसम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेदर, द वेदर बी फाइन or whether the weather be not, whether the weather be cold or whether the weather be hot. We will weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not. तो अब यहाँ पे है कि वेदर द वेदर बी फाइन, यानी कि चाहे मौसम जो है, वेदर यहाँ पे एक वेदर का मतलब है चाहे और एक वेदर का मतलब है मौसम. तो चाहे जो मौसम है वो अच्छा हो और वेदर द वेदर बी हॉट, या फिर चाहे तो मौसम खराब हो. वेदर द वेदर बी कोल्ड, चाहे तो मौसम ठंडा हो चाहे तो मौसम गर्म हो. वी विल वेदर द वेदर मतलब हम क्या करेंगे, मौसम का सामना करेंगे. यहाँ पे एक वेदर का मतलब है सामना करेंगे, हम मौसम का सामना करेंगे. वट एवर द वेदर मतलब चाहे जैसा भी वेदर हो, मौसम हो. वेदर वी लाइक इट नॉट मतलब चाहे हमें अच्छा पसंद हो हमें ये मौसम या ना पसंद हो, लेकिन हम उसका सामना करेंगे. तो जो ये लाइन है ये पूरे स्टोरी को क्या करती है, समराइज करती है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. मीन्स कि हम उस वेदर की बात करने जा रहे हैं पूरे स्टोरी में कि वो कभी बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ठंडा होता है, अच्छा होता है, मतलब जैसा भी मौसम होता है हम उसमें अपने आप को सर्वाइव कराते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Each part of the planet has its own cycle and variation in temperature, precipitation, dryness, heat and cold that constitute the weather in that area. तो ग्रह के हर हिस्से मतलब ईच पार्ट ऑफ द प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट में होता है ग्रह, यानी कि ग्रह का कोई भी जो हिस्सा है, प्रत्येक पार्ट का जो है उसका अपना एक साइकिल होता है, यानी कि वेदर का जो साइकिल होता है वो होता है. वेरिएशन उसमें विभिन्नता होती है उनके टेम्परेचर में, यानी कि तापमान में, बारिश में, सूखापन में, गर्मी में या ठंडे में. और ये सारा मिल के जो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सूखापन हो, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, ये सारी चीज़ें मिलकर वेदर, उस एरिया का वेदर बनाती है, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्या बनाती हैं, मौसम बनाती हैं, वेदर बनाती हैं. In some places, the four seasons are easy to identify. Result in others, there is a sudden jump from winter to summer or little variation throughout the year. तो इन सम प्लेसेस यानी कि कुछ जगहों पे जो चार सीजन्स होते हैं, यानी कि चार मौसम जो होते हैं उसको पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है. लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अचानक मौसम में परिवर्तन होता है, जंप होता है, सडन जंप होता है, जैसे कि विंटर से समर, समर से विंटर, और लिटिल वेरिएशन थ्रू आउट द ईयर, या फिर पूरे साल थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव होता रहता है. देयर आर डेस्टिनेशन दैट हैव रिलायबली कंसिस्टेंट वेदर एंड अदर वर द वेदर्स चेंजेबल. तो देयर आर द डेस्टिनेशन मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मतलब कि जो लगातार जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, और कुछ जगह एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब एक जैसा रहता है. यानी कि कुछ जगह जो मौसम है वो बदलता नहीं है, एक जैसा होता है, और कुछ जगहों पर वो बदलते रहते हैं. ह्यूमन हैव अ कंटेंट विथ हीट, कोल्ड, रेन, विंड, स्टॉर्म, फॉग, ह्यूमिडिटी एंड मूड. तो जो इंसान है उसने क्या किया है कि उसने अपने आप को, चाहे वो गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे हवा हो, चाहे आंधी हो, चाहे फॉग हो, या फिर नमी हो, या इससे भी ज़्यादा जो भी चीज़ें होती हैं वो झेलता है. यानी कि अपने आप को उसने उसके उस मौसम के अनुसार अपने आप को वो तैयार कर लेता है, वो झेलता है. कंटेंट मतलब उसमें सहन शक्ति उसमें आ जाती है. वी हैव डेवलप्ड मेनी वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड शील्डिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द वेदर एंड द कंडीशन इट क्रिएट्स. मतलब कि हम लोगों ने अपने आप को इतना, हमने अपने आप को डेवलप कर लिया है, विकास कर लिया है, अपनी सुरक्षा के लिए इतना कुछ ऐसे शील्ड भी तैयार कर लिए हैं. आ सेल यानी कि अपने आप को बचाने के लिए मौसम से. अब वो चाहे भी मतलब कोई भी कंडीशन या कोई भी स्थिति पैदा करे, यानी कि मौसम की कोई भी स्थिति हो, बहुत हीट होता है तो हम लोग एसी चला लेते हैं, बहुत ठंड होती है तो हम लोग ब्लोवर वगैरह, हीटर वगैरह जला लेते हैं. तो यानी कि हम अपने वेदर जैसा भी हो, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, या हमने अपने लिए उसके लिए शील या अपने लिए प्रोटेक्टिंग चीज़ें तैयार कर ली हैं.
अब यहाँ पे है अम्ब्रेला, सनस्क्रीन, एयर कंडीशनिंग, फैंस, हीटर्स, थर्मल क्लोथिंग, डिसोलेशन प्लांट्स, so many more invention mean that people can explore and live comfortably on even the more hostile area of the earth. तो इसका मतलब है कि हम जो भी, चाहे वो छाते हो, सनस्क्रीन हो, एयर कंडीशन हो, फैन हो, हीटर, थर्मल कपड़े, डेसिलेशन प्लाका और भी बहुत सारे आविष्कारों का मतलब है कि जो लोग हैं यानी कि इंसान जो है धरती के सबसे मुश्किल इलाकों में भी आराम से रह सकते हैं. However, despite the innumerable advances in technology, the weather and extreme temperatures still create problems and have a drastic impact on mankind. तो however, हालांकि इसके बावजूद कि हमने बहुत सारे हम अपने टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इतना विकास कर चुके हैं, फिर भी जो वेदर है यानी कि जो बहुत ख़राब मौसम होते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान को लेकर, वो अभी भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न करते हैं और ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड, और जो इंसानों के ऊपर है, मानव जाति पे है, उसका बहुत बुरा असर पड़ता है. वेदर स्टेशन हैव बीन सेट अप ओवर द वर्ल्ड. तो जो वेदर स्टेशन है वो पूरे वेदर स्टेशन यानी कि जहाँ पे मौसम का अनुमान लगाया जाए, उस स्टेशन को पूरे शहर में वेदर स्टेशन हैव बीन सेट अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जो वेदर स्टेशन है उसको सेटअप किया गया है ताकि वेदर का जो मौसम का जो हम लोग क्या कर सके, उसके बारे में जान सके. दे आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, रेनफॉल्स एंड अदर वेदर कंडीशन. तो ये जो वेदर स्टेशन होते हैं वो अक्सर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हम लोग तापमान या फिर बारिश कितने होने वाली है या वेदर का जो मौसम का हाल है उसे जानने के लिए हमें हेल्प मिल सकती है. This data helps scientists to analyze, try to understand and attempt to predict the weather. तो ये जो डेटा यानी कि जो हम वेदर स्टेशन से जो हमें डेटा मिलता है, जो हमें आंकड़े मिलते हैं, उससे जो वैज्ञानिक है उससे तुलना कर पाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जो वेदर है यानी कि मौसम की घोषणा करने में, प्रेडिक्ट करने में, यानी कि भविष्यवाणी करने में कि आगे मौसम हमारा कैसा होने वाला है. इन सम प्लेसेस रिकॉर्ड हैव बीन केप्ट फॉर मैनी ईयर्स. और बहुत सारी जगहों पे जो ये रिकॉर्ड है, डेटा है, बहुत सालों तक उनको बहुत सुरक्षित रखा जाता है. इन अदर प्लेसेस द एक्सट्रीम कंडीशन हैव मेड इट, मतलब कि इन प्लेसेस मतलब कि कुछ बहुत सारे जो प्लेसेस हैं जो एक्सट्रीम यानी कि बहुत जो बुरी स्थिति हुई है वो कितना रहा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू सेट अप द फॉर मेंटेन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. तो बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जैसे इन अदर प्लेसेस द एक्सट्रीम कंडीशन हैव मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब कि कुछ ऐसी जगहों पे है जो वेदर जो स्टेशन है स्थापित किए गए हैं और उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है और उससे तुलना की जाती है. वैज्ञानिक इससे पूर्वानुमान लगाते हैं कि आगे वाला मौसम, बारिश होने वाली है या टेम्परेचर बढ़ने वाला है या धूप होने वाली, तो उससे वो उसका पूर्वानुमान करते हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मौसम बहुत ख़राब होता है और वहाँ पे वेदर जो इक्विपमेंट है या फिर जो टेम्परेचर मेंटेन करने का, जो रिकॉर्ड करने का जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पे स्थापित करना इम्पॉसिबल होता है. तो चलिए अब ये है हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, यानी कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा. तो द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर स्पेशली इनहेबिटेड. तो दुनिया का जो सबसे गर्म और ठंडा प्रदेश है वो लोग वहाँ पे कम रहते हैं, यानी कि वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल होता है. इस वजह से वहाँ पे जो जनजीवन है वहाँ नहीं पाया जाता है. विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सच एज सैटेलाइट्स दैट यूज इंफ्रारेड scans and eco drones, scientists have been able to add to existing ground data collection methods and venture further into these difficult to access areas of the earth that are too hot or too cold. तो विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो हम लोगों का तकनीकी विकास हो चुका है, जो तकनीकी विकास होने की वजह से हमने क्या किया है, सच एज सैटेलाइट द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर स्पार्सली हैबिटेट, मतलब कि वहाँ पे लोग कम रहते ही नहीं है, मुश्किल है. विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हमारा तकनीकी विकास है, सच एज सैटेलाइट, जहाँ पे सैटेलाइट की स्थापना, मतलब जैसे कि सैटेलाइट है, इंफ्रारेड स्कैन है, या फिर
इको ड्रोन्स है, इसके द्वारा हम जो भी है साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ऐड, मतलब कि जो वैज्ञानिक हैं वो इस योग्य बन चुके हैं कि वो एक्साइटिंग डेटा, मतलब कि वहाँ पे मौजूद जो डेटा है, जो ग्राउंड डेटा कलेक्शन है, यानी कि वहाँ जाकर ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी डेटा है वो कलेक्ट कर पाते हैं, वेंचर कर पाते हैं, एंड फर्दर इनटू दीज डिफिकल्ट टू एक्सेस एरिया ऑफ द अर्थ दैट आर टू हॉट और टू कोल्ड, मतलब कि और धरती के उन मुश्किल इलाकों में, उन एरिया में पहुंचने वाले इलाकों में भी वो आगे बढ़ पाए हैं, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक की है जाके जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ साइंटिस्ट वहाँ इस इको ड्रोन के थ्रू इंफ्रारेड स्कैन के थ्रू या सैटेलाइट से वो ग्राउंड डेटा कलेक्ट करते हैं और इन बहुत ठंडे और गर्म इलाकों का भी डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। इन सम प्लेसेस इन इंडिया, मतलब कि भारत के कुछ जगहों पर द टेम्परेचर कैन रीच 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जो भारत में जो कि जो टेम्परेचर है वहाँ का 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर पीपल आर टू रिस्क फ्रॉम हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन एंड डेथ। तो इन जो है इस टेम्परेचर वाले, यानी कि जहाँ पे इतना ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको खतरा होता है हीट एग्जर्शन का, यानी कि उनको गर्मी से जो एग्जॉशन मतलब होता है वो गर्मी से उनके शरीर को मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थकान हो जाती है, डिहाइड्रेशन और मौत का खतरा भी हो जाता है। दे वॉन्ट टू सिट ऑन इन कूल बाथ बट वाटर वार्म्स आर क्विकली एंड इज़ यूजली स्केयर्स व्हेन टेम्परेचर आर दैट हाई। तो लेकिन वो क्या करते हैं, दे वांट टू सिट इन कूल बाथ, मतलब कि वो ठंडे पानी में नहाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है बट वाटर वार्म अप क्विकली, मतलब जो पानी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एंड इज़ यूजली स्केयर व्हेन टेम्परेचर आर दिस हाई, और अक्सर ये हमें डराता है जब इस वहाँ का टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्रिंक आइस ड्रिंक, लोग क्या करते हैं ठंडी चीज़ें, मतलब बर्फ़ से ठंडी हुई की हुई चीज़ें पीते हैं, एंड स्टे इन एयर कंडीशन बिल्डिंग्स, और एयर कंडीशन जो भवन होते हैं, मकान होते हैं, उसमें आराम करते हैं, और रेस्ट इन द शेड, या फिर छाए में रहते हैं, यानी कि छाए में रहना पसंद करते हैं। In the history of ancient civilization in Egypt, Persia, and North Africa, gardens were carefully crafted and planned to produce shade, water, and create tranquil, cool area in otherwise hot countries. So, in the history ऑफ यानी कि जो इतिहास अगर देखा जाए तो एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि जो मानव सभ्यता या प्राचीन सभ्यता में जो इजिप्ट थे, पर्सिया थे, और जो नॉर्थ अफ्रीका का जो सभ्यता है और इतिहास है, उसमें बताया जाता है कि जो बगीचे थे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक प्लान किए जाते थे, और जो कि हमें क्या करते थे ताकि ज़्यादा गर्म देशों में भी क्या हो, प्रोड्यूस शेड, यानी कि वो छाया दे सकें, वाटर एंड क्रिएट ट्रैंक्विल, मतलब कि ट्रैंक्विल पानी दे सकें और छाया दे सकें, शांति वाला जगह दे सकें, कूल एरिया इन अदरवाइज हॉट कंट्री, मतलब कि गर्म एरिया में, गर्म देशों में ऐसी जगहों पे जो बगीचे थे उन्हें बहुत ही केयरफुली प्लान किया जाता था, क्राफ्ट किया जाता था, ताकि वो उत्पादन पा सकें, छाया पा सकें, पानी पा सकें, और शांत और आरामदायक जगह उनको मिल सके। वेयर देयर इज़ अ फ्रेश वाटर एंड ट्रीज देयर कैन बी सम रिलीफ फ्रॉम द हीट, जहाँ ताज़ा पानी और पेड़ होते हैं वहाँ गर्मी से कुछ राहत भी मिलती है, मतलब ये हम लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे पानी हो, पेड़ हो, वहाँ हमें रिलीफ मिल जाता है गर्मी से, हम छाए में बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो हमें आराम मिल जाता है। Constant changes in weather condition mean that a number of places on earth compete for the record of the hottest place on earth। तो मौसम के हालात में लगातार बदलाव का मतलब है कि धरती पर कई जगहों पे जो सबसे गर्म जगह के रिकॉर्ड के जो मुकाबले किए जाते हैं, या फिर गर्म जगहों को रिकॉर्ड किया गया है। इन जुलाई 1913, यानी कि जुलाई में 1913 में अ टेम्परेचर ऑफ 56.6 डिग्री सेल्सियस और 134 डिग्री फ़ारेनहाइट सेट द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड, यानी कि जो भारत में अगर हम देखें कि पृथ्वी पे सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है उसका जो रिकॉर्ड है वो हमारा 50 जो हम 1930 में रिकॉर्ड किया गया था, वो रिकॉर्ड था 56.6 डिग्री सेल्सियस और 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिस वॉज एट अ वेदर स्टेशन इन अ प्लेस कॉल्ड फ्रांस क्रीक इन डेथ वैली।
यूएसए। तो जो ये वेदर यानी कि जो ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो यूएसए के फर्नेस क्रीक इन डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था। In 1922, ground-based instruments in Al Aziza, Libya, recorded a temperature of 58 degrees Celsius on September 13. तो इन ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट यानी कि ज़मीनी से जुड़ा हुआ, मतलब कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, उसने एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 58 डिग्री सेल्सियस ऑन सितंबर 13, यानी कि 1922 में ही 13 सितंबर को एल अजीजा लीबिया में एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और वो टेम्परेचर था 58 डिग्री सेल्सियस, जो कि 13 सितंबर को रिकॉर्ड किया गया था। द हाई टेम्परेचर दैट डे वाज पार्टली ड्यू टू विंड्स फ्रॉम द साउथ दैट ब्लू इन हॉट एयर फ्रॉम ओवर द सहारा डेजर्ट। तो जो ये जो उस दिन का जो ज़्यादा तापमान हुआ था कुछ हद तक इस वजह से भी था कि दक्षिण से जो आने वाली हवाएं थी वो सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आ रही थी। More recently, scientists have used satellite images to record data from the middle of desert that are otherwise inaccessible. तो यहाँ पे हाल ही में जो साइंटिस्ट ने रेगिस्तान के बीच से डेटा रिकॉर्ड करने के लिए रेगिस्तान के बीच से, यानी कि बहुत बार होता था कि जब रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म होता तो हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन अभी जल्द ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया है कि जिससे सैटेलाइट के थ्रू उन्होंने रेगिस्तान के बीच का डेटा, यानी कि वहाँ के बीच रेगिस्तान के बीच में जाकर उसके डेटा को उन्होंने कलेक्ट किया है, इमेज का इस्तेमाल किया है, और वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैटेलाइट स्कैन हैव एन एडवांटेज ओवर वेदर स्टेशन इन अनदर वे। तो जो सैटेलाइट स्कैन है, यानी कि जो सैटेलाइट से हम स्कैन करते हैं या पिक्चर लेते हैं या जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका ये लाभ होता है कि ओवर वेदर स्टेशन इन अनदर वे टू, मतलब कि क्योंकि जहाँ पे हम वेदर स्टेशन नहीं ले जा सकते और हम वहाँ डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, हम सैटेलाइट के थ्रू इसको करते हैं। दे मेजर द टेम्परेचर ऑन द लैंड रेदर इन जस्ट अबव इट, मतलब कि जो ये सैटेलाइट है वहाँ के जो ज़मीनी, मतलब यानी कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ना कि उसके ऊपर से। इन 2005 इन द Lut desert in Iran, scientists measured the highest surface temperature over of 70.7 degree Celsius or 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 2005 में ईरान के दस्ते लुट रेगिस्तान में साइंटिस्ट ने अब तक का सबसे ज़्यादा, यानी कि दस्ते लुट डेजर्ट जो कि ईरान में है, और 2005 में वैज्ञानिकों ने एक वहाँ पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जो आज तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है वो है 70, यानी कि 70.7 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। लाइफ डज नॉट थ्राइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब जो जीवन है वो थ्राइव मतलब कि वो वहाँ पे जिंदगियाँ विकास नहीं हो सकती, पनपती नहीं है, डेवलप नहीं हो सकती जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है। नथिंग नॉट इवन बैक्टीरिया, यहाँ तक कि वहाँ पे बैक्टीरिया भी पनप नहीं सकते। लाइफ्स इन द मिडिल ऑफ द दस्ते लुट डेजर्ट, कि जो और कुछ भी नहीं रहता यहाँ तक कि बैक्टीरिया, यानी कि जो दस्ते लुट का जो टेम्परेचर है वहाँ पे जीवन पनप ही नहीं सकता, यहाँ तक कि वहाँ पे कोई भी एक बैक्टीरिया भी पनप नहीं सकती है। सॉरी। Similarly, the barren city desert of Antarctica. Similarly, the barren city डेजर्ट ऑफ अंटार्कटिका डज नॉट सपोर्ट लाइफ, यानी कि ऐसे ही जैसे कि जहाँ पे मतलब बैरन मतलब खाली एरिया, रेगिस्तान जिसको कह सकते हैं, कि जो अंटार्कटिका का जो डेजर्ट है, अब आप कहोगे कि तो मतलब कि डेजर्ट तो खाली बालू या रेगिस्तान में जहाँ सूखी प्लेस होती है वहाँ पे ही होती है, नहीं, डेजर्ट वहाँ पे भी होते हैं जहाँ पे बर्फ़ वाला एरिया होता है। तो इसी तरीके से बैरन सिटी यानी कि अंटार्कटिका का जो बर्फ़ आइसी डेजर्ट है, यानी कि बर्फीला रेगिस्तान है ऑफ द अंटार्कटिका, डज नॉट सपोर्ट लाइफ, वहाँ पे भी जीवन ठीक नहीं, यानी कि वहाँ भी जीवन का विकास नहीं हो सकता। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड विद अ रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -91 डिग्री सेल्सियस 133.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द अंटार्कटिका आइस शीट। तो दुनिया की जो सबसे ठंडी
जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है, वर्ल्ड जिसको कि दर्ज किया गया है लोएस्ट टेम्परेचर का, वो था -91 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 133.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द अंटार्कटिका आइस शीट, यानी कि जो अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादरें थी उनका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहा विश्व का। देयर एट रसियाज वास्तोक आइस स्टेशन इज अ वास्ट लेक बरीड 4 किलोमीटर बिलो द आइस। तो रसिया का जो वास्तोक आइस स्टेशन है उसके नीचे 4 किलोमीटर, मतलब कि 4 किलो, उसका जो नीचे का, उसके नीचे मतलब कि उस आइस स्टेशन के नीचे 4 किलोमीटर तक बिलो द आइस, यानी कि एक आइस का यानी कि बर्फ की झील है। दिस इज़ अ रिमोट डेंजरस एंड रेयरली विजिटेड प्लेस। यह बहुत दूर, खतरनाक और वहाँ पे बहुत दूर है, और वहाँ पे हम विजिटेड मतलब कि बहुत कम ही वहाँ पे लोग जा सकते हैं, यानी कि जो एरिया वहाँ का है वो बहुत दूर है, खतरनाक है और ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का जाना मुश्किल है। मेजरिंग टेम्परेचर इन दीज एक्सट्रीम लोकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे जो तापमान का मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि तापमान का अनुमान लगाना या उसका मेज़र करना इन दीज एक्सट्रीम लोकेशन, यानी कि ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है या बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। बट साइंटिस्ट, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, कीन टू फाइंड आउट हाउ कोल्ड इट कैन गेट। लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि वहाँ पे कितना ठंडा हो सकता है। यूज़ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आइस स्टेशन एंड सैटेलाइट्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट वेदर पैटर्न। तो वो लोग उन डाटा को कलेक्ट करते हैं जो आइस स्टेशन से मिलता है या फिर सैटेलाइट से प्राप्त करते हैं, ताकि वो उस वहाँ के जो वेदर पैटर्न है यानी कि वो वहाँ का जो मौसम पैटर्न है उसका पता लगा सकें। ह्यूमन बींग लिव इन सम वेरी कोल्ड प्लेसेस ऑन अर्थ। अब जो इंसान है वो बहुत सारी ठंडी ऐसी जगहें हैं जो पृथ्वी पर वहाँ पे रहते भी हैं। लाइफ इज़ टफ इन द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ रशिया, कनाडा, मंगोलिया एंड ग्रीनलैंड एट द स्टेट ऑफ अलास्का इन द यूएसए। तो जो लाइफ है उनका, जो जीवन है, यानी कि जो इतने कोल्डेस्ट प्लेस में रहते हैं, मतलब कि बहुत सारी ऐसी ठंडी जगहें हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते भी हैं, और वो जगहें हैं। लाइफ इज़ टफ, यहाँ वहाँ का जो जीवन है बहुत ही मुश्किल है। कोल्डेस्ट रीजन यानी कि सबसे ठंडा जगह होता है। अब वो ठंडे इलाके हैं, अब वो कौन कौन से हैं, जैसे रशिया है, कनाडा है, मंगोलिया एंड ग्रीनलैंड एंड द स्टेट ऑफ अलास्का इन यूएसए। और यूएसए का जो अलास्का है ये बहुत ही ठंडा जगह होता है। हार्श डार्क विंटर्स, यानी कि बहुत ही हार्श मतलब कि क्रूर, या फिर यहाँ पे जो कड़ाके की ठंड होती है। डार्क विंटर्स यानी कि अंधेरी जो ठंडी है, यानी कि वहाँ का जो सूरज नहीं निकलता है, स्नोफॉल होते रहते, तो वहाँ पे अंधेरा रहता है। विथ लॉन्ग पीरियड्स वेयर द टेम्परेचर रिमेन वेल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर इनहेबिटेंट्स ऑफ टाउन इन दिस कंट्री। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो जीवन है, इन देशों के जो कस्बे हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, कड़ाके की ठंड, अंधेरी सर्दियों और लंबे समय तक तापमान वहाँ का जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। और बाकी जो पार्ट ऑफ लाइफ मतलब उनका जीवन का जितना भी हिस्सा है वो शहरों में इतना मुश्किल होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो रसिया, कनाडा, मंगोलिया और ग्रीनलैंड में के रहने वाले लोग हैं, अलास्का में रहने वाले लोग हैं, इनका जो जीवन है बहुत मुश्किल होता है। अंधेरी मतलब सर्दी की रात होती है, जो सर्दी की जो पीरियड्स होते हैं यानी कि ठंड वाले भी जो पीरियड्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, और अक्सर जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और उनका जो इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ जो रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो पूरा इसी से भरा होता है। इन द टाउन ऑफ ओमायन कॉन रशिया, यानी कि जो यहाँ पे ओमियाकॉन शहर में मतलब कि एक ऐसा जगह है जो कि रशिया का है, विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 500 पीपल। यानी कि ओमाइकन जो एक प्लेस है जो कि रशिया का जगह है, वहाँ पे मुश्किल से 500 लोग रहते हैं। द एवरेज डेली टेम्परेचर इन जनवरी हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज -46 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब आप समझ लो कि 0 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग सोच रहे हैं तो ये अभी बहुत कम है। जो यहाँ का एरिया का यानी कि
अभी हमने पढ़ा ना ओमाइकन, तो एक ऐसा जो रसिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग सिर्फ 500 लोग रहती हैं, और वहाँ का जो दैनिक जो टेम्परेचर है, तापमान है जनवरी में जिसको रिकॉर्ड किया गया है, वो -46 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे देखते हैं ड्राइएस्ट एंड वेटेस्ट, यानी कि सबसे सूखा और सबसे गीला। तो some parts of the world are famous for their wetlands, waterways, storms, snow, and rainfalls, while other places are as well known for being dry, parched, and prone to drought. तो यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे जो ये दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो वेटलैंड्स यानी कि गीली ज़मीन, यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, वाटरवेज यहाँ पे जहाँ पे बारिश होते हैं, स्टॉर्म्स तूफानी इलाका होता है, बर्फ़ गिरती है, रेनफॉल यानी कि बारिश होती है, और बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो अपने उस इसलिए मशहूर हैं या फेमस हैं फॉर बीइंग ड्राई, जहाँ पे बहुत सूखा होता है। प्रेस मतलब कि प्रेस्ड एंड प्रोन टू ड्रॉट, मतलब कि जहाँ पे सूखी और सूखे की संभावना रहती है। द वेटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ आर फैसिनेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। तो जो वेटेस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा गीली और सबसे ज़्यादा सूखी जो जगहें हैं वो कई वजहों से दिलचस्प है। मतलब कि लोग कहेंगे कि बहुत सूखा एरिया है या बहुत ही वेटेस्ट है, लेकिन फिर भी वो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, और वो जो वजह है अपनी रीजन से, अपने कारण से बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। डेजर्ट्स आर रिनोन्ड फॉर देयर ड्राई स्टेटस। अब जो रेगिस्तान है वो इसलिए फेमस है, मशहूर है, क्योंकि उनका जो स्टेटस होता है, उनकी जो स्थिति वो बहुत सूखी होती है, यानी कि वो बहुत सूखे होते हैं। वन माइट इमेजिन स्ट्रेस्ड ऑफ सैंड और डस्टी अर्थ एंड रॉक्स बेकिंग इन द हीट, बट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट। अब वन माइट इमेजिन, अब कोई भी एक इस कल्पना कर सकता है, यानी कि रेगिस्तान की जब हम कल्पना कर सकते हैं तो हम ये देखेंगे कि चारों तरफ मतलब पूरे बहुत दूर दूर तक सैंड यानी कि बालू फैला होता है, डस्टी अर्थ जहाँ पे धूल होते हैं, यानी कि जो पूरी अर्थ है वो पूरे डस्टी होगी, एंड रॉक बेकिंग इन द हीट, और गर्मी में जो उसके चट्टान होंगे, पत्थरी होंगे, वो बहुत गर्म होंगे। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, लेकिन इस रेगिस्तान के भी बहुत सारे प्रकार हैं। 1/3 ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज पार्ट ऑफ द डेजर्ट biome and is so dry and that only specific plants and animals specially adapted to the environment can live there. तो 1/3 ऑफ द लैंड मतलब कि एक तिहाई हिस्सा पृथ्वी का जो होता है वो क्या है, रेगिस्तान बायोम का हिस्सा है, और इतनी सूखी है, मतलब इतना ड्राई है वो प्लेस कि यहाँ पे सिर्फ कोई बहुत जो खास प्लांट्स होंगे या बहुत खास जानवर होंगे जो कि इस मौसम या इस यहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकते होंगे या वहाँ पे रह सकते हो, वहीं यहाँ जिंदा रह सकते हैं। मतलब कोई दूसरा प्लांट या कोई भी दूसरा एनिमल यहाँ जिंदा नहीं रह सकता, बस वही हो सकता है जो यहाँ पे खास तौर से इसके लिए बनाए गए हैं, इस माहौल, इस मौसम या उस वहाँ के वेदर के अनुसार अपने आप को ढा सकते हैं। अ डेजर्ट is defined as an area that receives less than 25 centimeter of precipitation in a year। तो एक डेजर्ट, अब यहाँ पे डेजर्ट को डिफाइन किया गया है कि एक रेगिस्तान हम किसको कहते हैं। तो एक रेगिस्तान इज डिफाइन यानी कि उसको हम परिभाषित कर सकते हैं ऐसे इलाके के रूप में जिसमें सिर्फ 25 सेंटीमीटर बारिश होती है साल में। डेजर्ट आर फॉर्म्ड बाई, और जो डेजर्ट होते हैं यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं दुनिया भर में यहाँ डेजर्ट आर फॉर्म्ड बाई एंड यूजुअली रिसीव लिटिल रेनफॉल ड्यू टू ग्लोबल विंड पैटर्न। तो जो ये रेगिस्तान है वो इसलिए मतलब इस तरीके से बनते हैं क्योंकि इन्हें जो रेनफॉल होता है यूजुअली, मतलब कि जो ग्लोबल हिस्से का जो रेनफॉल है यानी कि बारिश इन्हें बहुत कम मिलती है, और वहाँ का जो हवा का पैटर्न है उसकी वजह से ये रेगिस्तान बन जाते हैं, यानी कि हवा का दबाव यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ बारिश कम होती है, इस वजह से यहाँ डेजर्ट हो जाते हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं। द विंड डायरेक्शन अक्रॉस द अर्थ मीन्स दैट क्लाउड्स आर pushed over tropical forest and mountains ranges, both of which draw out all the moisture so that by the time the winds reach the desert region they are dry। तो विंड डायरेक्शन यानी कि जो हवा की जो दिशा होती है धरती का मतलब है, यानी कि जो हम पृथ्वी पे हवा की दिशा या हवा का दबाव सुनते हैं उसका मतलब ये होता है कि बादल ट्रॉपिकल जंगलों और पहाड़ों की रेंज से धकेले जाते हैं, यानी कि पहाड़ों की रेंज से ट्रॉपिकल जंगल की तरफ धकेले जाते हैं। जो दोनों मतलब कि जो ये फॉरेस्ट है और जो ये
माउंटेन्स है, ये इनकी जो नमी होती है उसको खींच लेते हैं, मतलब कि अपने में ही समाहित करते हैं, यानी कि जितनी भी बारिश है वो माउंटेन्स पे हो जाती है या फिर इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हो जाती है। और इस वजह से जब ये रेगिस्तानी इलाकों में पहुंचती है तो ये सूखी हो जाती है और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, इस वजह से यहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। चिले, अब यहाँ पे एक चिली इन साउथ अमेरिका हैज़ हाइट प्लेटू इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री कॉल्ड द अटाकामा डेजर्ट। अब चिली इन साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका का एक चिली जो के नॉर्थ में एक ऊंचा प्लेटू मतलब होता है पठार है, उसको पठार कहते हैं। तो साउथ अमेरिका के चिली जो एरिया है वो वहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा पठार है। द नॉर्थ ऑफ द कंट्री कॉल द अटाकामा, यानी कि उस देश के नॉर्थ हिस्से में यानी उत्तरी इलाके में जो जगह है उसको अटाकामा डेजर्ट कहते हैं। रेनफॉल ऑन द माउंटेन टू द ईस्ट ऑफ द अटाकामा डेजर्ट creates a rain shadow on the desert too, so that no rain falls on the desert plateau। जो अटाकामा रेगिस्तान के पूरब में पहाड़ों पर बारिश होने से रेगिस्तान पर रेन शैडो बन जाता है, जिससे रेगिस्तान के पठार पर बारिश नहीं होती है। अ रेन शैडो इज ड्राई एरिया ऑन द लीववर्ड साइड ऑफ माउंटेनियस एरिया। अब रेन शैडो पहाड़ी इलाकों के हवा के विपरीत दिशा में एक सूखा इलाका होता है। एंड द माउंटेन्स ब्लॉक द पैसेज ऑफ रेन प्रोड्यूसिंग वेदर सिस्टम एंड कास्ट अ शेडो ऑफ ड्राइनेस बिहाइंड देम। और जो पहाड़ है बारिश पैदा करने वाले मौसम के सिस्टम के रास्ते को रोकते हैं और अपने पीछे सूखेपन की छाया के डालते, मतलब वो रेगिस्तान यानी कि वो उस क्या करता है, जो माउंटेन है जो बारिश वाला हवा है या जो मॉइस्चर है वो वहाँ पे उस ड्राई प्लेस पे रोक देता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। और शैडो जो एरिया है वो हमेशा उसके पीछे ड्राइनेस बना रहता है, यानी कि सूखा रहता है। द अटाकामा डेजर्ट इज कॉमनली नोन एज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर रीजन इन द वर्ल्ड एंड मे बी द ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। जो अटाकामा रेगिस्तान को आमतौर पर दुनिया का सबसे सूखा नॉन पोलर इलाका माना जाता है। तो मैं ये बता रही थी कि जो अटाकामा डेजर्ट है वो आमतौर पर दुनिया का सबसे सूखा और नॉन पोलर एरिया कहा जाता है, इलाका माना जाता है पूरी पृथ्वी का। द एवरेज रेनफॉल इज़ अबाउट 15 mm पर ईयर। और जो उनका एवरेज यानी कि औसतन जो उनका रेनफॉल है यानी कि बारिश है वो सिर्फ 15 mm पूरे साल में होता है। ऑल्दो सम लोकेशंस रिसीव 1 to 3 mm इन अ ईयर। और कुछ यहाँ के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ 1 to 3 mm बारिश ही होती है पूरे साल। सम वेदर स्टेशन इन द अटाकामा हैव नेवर रिसीव रेन। और कहीं कहीं जो अटाकामा का जो एरिया है वहाँ पे कुछ ऐसे वेदर स्टेशन हैं जहाँ पे कभी बारिश होती ही नहीं है। However, despite the Atacama's reputation for aridity, इट इज़ नॉट द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। हालांकि अटाकामा के सूखेपन के लिए मशहूर होने के बावजूद यह धरती का सबसे सूखी जगह नहीं। It may comes as a surprise that Antarctica, which is seen as a land of snow and ice, contains the driest place on earth। तो यह जानकर बहुत हैरानी होती, मतलब हमें बहुत सरप्राइजिंग होगी कि जो अंटार्कटिका जिसे बर्फ़ और बर्फ़ की ज़मीन माना जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाया जाता है, सिर्फ हम समझते हैं कि सिर्फ वहाँ बर्फ़ है, कंटेन्स द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि उस जगह पे पृथ्वी का सबसे सूखा स्थान रहता है। मतलब वहाँ पे भी सूखा स्थान पाया जाता है। अंटार्कटिका में प्रोवोक मेंटल इमेज ऑफ स्नोई लैंडस्केप, बट amongst the ice, snow and cold lies a huge mountainous region that is almost entirely free of ice and snow। तो अंटार्कटिका का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ बर्फीले नज़ारे होंगे, यानी कि सिर्फ हमें बर्फ़ दिखाई देगी, वहाँ की सारी बर्फ़ की तस्वीरें हमें नज़र आएंगी। लेकिन उस बर्फ़ में यानी कि बट अमंग्स द आइस, यानी कि बर्फ़ के बीच में स्नो एंड कोल्ड लाइज अ ह्यूज, मतलब कि वहाँ पे जो बर्फ़ होता है बहुत ठंडा जगह होता है। माउंटेनियस रीजन, यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि बर्फ़ मुक्त है, यानी कि वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है। रीजन दैट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली फ्री ऑफ आइस एंड स्नो, यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे बर्फ़ और ठंडा नहीं होता है। दिस
large ice free region has very low humidity and contains the dry valleys। तो ये जो लार्ज आइस रीजन यानी कि जो पूरा हिस्सा है जहाँ पे बर्फ़ नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बहुत कम नमी होती है, बहुत लो ह्यूमिडिटी होती है, और यहाँ पे ये इसमें एक ड्राई वैली माना जाता है, जिसको हम ड्राई वैली कह सकते हैं, यानी कि ड्राई सूखा एरिया कह सकते हैं। A desert, here powerful winds rush down the sheer mountains walls at speed up to 320 kilometer per hour, heating and evaporating any ice, water and snow so that there is no precipitation at all। तो यहाँ पे जो इस बड़े से जो बर्फ़ मुक्त इलाका है, नमी बहुत कम है, और इस पे जो ड्राई वैलीज़ है, नाम का रेगिस्तान, यहाँ इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं कि जो उसका जो स्पीड होता है 320 किलोमीटर पर आवर्स होता है। और हीटिंग एंड इवेपोरेटिंग एनी आइस, मतलब कि जो गर्म करते हैं और बर्फ़ों को पिघलाते हैं, वाटर एंड स्नो सो दैट देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन एट ऑल, या और इस वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती, यानी कि जो ये इलाका है अरे सॉरी, हाँ, तो मैं यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवा चलती है, उससे जो बर्फ़ है और पानी और बर्फ़ जो होती है वो भाप बन जाती है, और जिससे यहाँ पे बारिश नहीं होती है। द लैंडस्केप इज़ सो एरिड एंड साइंटिस्ट आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इट। तो जो यहाँ का जो नज़ारा है बहुत सूखा है, और जो साइंटिस्ट है यहाँ पे पढ़ाई मतलब स्टडी करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज इट इज़ द प्लेस ऑन अर्थ दैट इज़ मोस्ट सिमिलर टू द कंडीशन ऑन द प्लानट मार्स। तो क्योंकि जो ये यहाँ का जो अर्थ है, यानी कि अर्थ का जो ये हिस्सा है, यानी कि जो अंटार्कटिका का जो ड्राई वैली है, वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह का जो प्लैनेट है उसकी पूरी स्थिति, मतलब जहाँ जैसा वहाँ का कंडीशन है, उसी तरीके का जो अंटार्कटिका का कंडीशन, यानी कि वैसा भी मिलता जुलता यहाँ का हिस्सा है। In contrast, the wettest place on earth is drenched with downpours which fill the streams and rivers to bursting point and sometime beyond in Meghalaya. Beyond. अब यहाँ पे जो इन कॉन्ट्रास्ट, इस मतलब कि कंट्रास्ट, यानी कि अभी हमने देखा कि बहुत ही सूखा प्लेस होता है, लेकिन इसके उलट धरती पर सबसे ज़्यादा जो नमी वाली जगह है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, डाउन पोर्स होता है, विच फिल एंड स्टीम द रिवर्स टू ब्रस्टिंग पॉइंट, मतलब कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है कि जो नदियाँ और नाले हैं वो ब्रस्टिंग पॉइंट में हो जाते हैं, मतलब अपनी पूरे उफान पे आ जाते हैं। इन मेघालय इंडिया the yearly average rainfall is over 11 meters, यानी कि जो मेघालय का जो भारत का जो मेघालय वाला हिस्सा है, वो भारत का सबसे जो औसत वहाँ का जो बारिश है वो 11 मीटर, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि है सेंटीमीटर बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे 11 मीटर जो एवरेज रेनफॉल है वो होता है। इवन इन द ड्रायर मंथ, यानी कि जब हम वहाँ सूखा मंथ कहा जाए, यानी कि जो सूखे मंथ कहे जाते हैं, जैसा कि जहाँ बारिश का मौसम नहीं होता है, फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी द एवरेज precipitation इज 60 mm, यानी कि उस सूखे मौसम में भी, जो कि दिसंबर और फरवरी के बीच में पड़ता है, वहाँ भी 60 mm की बारिश होती है, मतलब उस मौसम में भी 60 mm की बारिश मेघालय में होती है। रेजिडेंट्स ऑफ द स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो उत्तर पूर्व में जो ये राज्य है, भारत का जो हिस्सा है, whose lives are sometimes adversely affected when the massive amount of rainfall causes devastation by washing every away पावर लाइन्स एंड बिल्डिंग। तो बहुत बार ऐसा whose lives are sometimes, मतलब कि जहाँ का जो जीवन है, यानी कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा कभी कभी होता है कि लाइफ और उनका जो जीवन है बहुत मुश्किल भरा होता है, और मैसिव अमाउंट ऑफ, जब वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, तो डिवास्टेशन, यानी कि वहाँ का जो हिस्सा है उस इलाके में तबाही मच जाती है, बाई वॉशिंग एवरी पावर लाइन, क्योंकि वहाँ का जो पावर लाइन यानी कि जो बिजली का जो संचार है वो ख़त्म हो जाता है, और बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। डू नॉट कंप्लेन, लेकिन वो अबाउट द रेन, लेकिन इस सब मौसम के बावजूद वो इसके लिए शिकायत नहीं करते हैं।
दिस इज़ बिकॉज द मानसून ऑल्सो ब्रिंग टूरिस्ट टू द एरिया, और इस वजह से वो शिकायत नहीं करते क्योंकि ये जो मौसम होता है, ये जो मानसून का मौसम होता है, जब वो बहुत ज़्यादा, जो मेघालय बहुत बारिश रिसीव करता है, उसे मिलता है, उस टाइम ये वहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं, यानी कि वहाँ पे टूरिस्ट को भी वहाँ पर लेकर आते हैं, यानी कि वहाँ टूरिस्ट देखने जाते हैं। द रशिंग वाटर, cascading waterfalls and lush vegetation are sight that people want to see। तो यहाँ पे जो रशिंग वाटर यानी कि बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स जो होते हैं, वहाँ का जो बहुत हरा भरा जो वेजिटेशन हो जाता है, मतलब ग्रीनरी हो जाती है, वहाँ का जो दृश्य है, वो पीपल वहाँ पे देखने चाहते हैं, देखने के लिए जाते हैं। इवन इफ दे हैव टू स्टैंड अंडर एन अम्ब्रेला टू डू सो। मतलब कि उस मौसम को देखने के लिए, इतनी ग्रीनरी और ये साइट देखने के लिए, अगर उन्हें छाते के नीचे भी खड़े होकर देखना पड़े तो वो उसके लिए तैयार रहते हैं। ओवर सेंचुरीज, यानी कि शतकों से क्या हो रहा है, the rain has created a vast network of some of the longest and deepest cave in India, which attract tourists and keen cavers from all over the world। तो ओवर सेंचुरी यानी कि शतकों पे यहाँ जो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, क्रिएटेड अ वास्ट नेटवर्क, मतलब कि इसने बहुत बड़ा एक नेटवर्क का एक जाल बना दिया है, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट, यानी कि बहुत गहरे और लंबे केव्स का, यानी कि गुफाओं का, और जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, और जो केव्स के यानी कि गुफाओं के कीन, मतलब उनको जानने वाले होते हैं या उसको खोजने वाले होते हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। द विलेज ऑफ मौसिन राम। अब जो मौसिन राम का जो मौसिन राम एक गांव है इन मेघालय, गेट्स द टाइटल ऑफ वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विथ नियरली 12 मीटर ऑफ रेन ऑन एवरेज पर ईयर। तो जो मौसिन राम मेघालय का जो एक एरिया है, वो पृथ्वी का सबसे वेटेस्ट यानी कि सबसे गीला इलाका या सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका माना जाता है, और उसको इसका मतलब कि इसका ये फेमस है, और साल का ये 12 मीटर जो एवरेज रेन है इसको मिलता है, यानी कि यहाँ पे करीब करीब 12 मीटर बारिश होती है। द विलेज इज सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स। अब ये जो गांव है वो पहाड़ के ऊपर स्थित है, एंड इट्स लाइज इन द पाथ ऑफ वार्म विंड्स दैट कैरी रेन फिल्ड क्लाउड्स ओवर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। और ये जो हिस्सा है, यानी कि द विलेज इज सिचुएटेड ऑन द माउंटेन, ये पहाड़ के ऊपर स्थित है, एंड इट लाइज ऑन द पाथ ऑफ वार्म विंड, यानी कि जहाँ से गर्म हवाएं आती हैं उस रास्ते में पड़ता है, दैट कैरी रेनफॉल, जो कि वो गर्म हवाएं जो बारिश लाती हैं, क्लाउड बारिश वाले बादल लेके आते हैं, ओवर फ्रॉम द बे बंगाल, यानी कि बे बंगाल से जो गर्म हवाएं बारिश लेकर आती हैं वो इस इलाके से होकर गुजरती हैं। द विंड्स आर पुश टुगेदर इन द नैरो जोन एंड कंसंट्रेट देयर मॉइस्चर ऑन द विलेज। और जो हवाएं सक्रिय जोन में आ जाती हैं, वो एक साथ आ जाती हैं और अपनी नमी गांव पर जमा लेती है, मतलब कि वो सारी नमी उस गांव पे जम जाती है। द क्लाउड्स बिकम ट्रैप्ड ऑन द माउंटेन साइड, और जो क्लाउड्स यानी कि जो बारिश वाले बादल हैं, वो बादलों के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, एंड ड्रॉप ऑल द वाटर दे एक्यूमुलेट ओवर द समर मंथ्स इन मैसिव एंड मोस्टली कंटिन्यूअस मानसून डेलक। तो यह कि बादल पहाड़ों पर फंस जाते हैं, और गर्मियों के महीनों में जमा हुआ सारा पानी, मतलब जितना भी वो पानी लेकर आए होते हैं, वो ज़्यादातर लगातार मानसून की बाढ़ के रूप में यहाँ पे गिरा, मतलब जितनी भी बारिश वो कंटेन करके आते हैं, वो माउंटेन में ट्रैप होने की वजह से इस एरिया में बरसा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बिजार मौसम। तो बिजार मौसम का मतलब होता है अजीब मौसम, यानी कि बहुत सारे मौसम अभी हमने देखे, ड्राइएस्ट हुए, वेटेस्ट हुए, कोल्डेस्ट हुए और हॉटेस्ट हुए। अब हम लोग देते हैं बिजार मौसम। तो बिजार क्या होता है? इट इज़ अ स्टीरियोटाइप ऑफ ब्रिटिश पीपल दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट द वेदर। तो ब्रिटिश लोगों के बारे में ये आम बात कही जाती है, मतलब कहा जाता है कि वो हमेशा, मतलब कि बहुत सारी बातें वो मौसम के बारे में बात करते हैं, मतलब हमेशा वो मौसम के बारे में ही बात करते हैं। This might be because the temperature, rain and wind can change day by day and hour by hour in the United Kingdom। और इसलिए भी कहा जाता है कि ब्रिटिश के लोग हमेशा मौसम की ही बात करते हैं, क्योंकि दिस माइट बी बिकॉज, मतलब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ का जो तापमान है, बारिश है और जो हवा है, वो मतलब कि डे बाय डे, मतलब कि आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, मतलब और घंटे प्रति घंटे, मतलब कि वो कभी भी वहाँ का मौसम जो यूनाइटेड किंगडम का है बदल सकता है। ऑल्दो टेम्परेचर आर नॉट एक्सट्रीम एंड द 4 सीजन्स आर इजिली आइडेंटिफाइड।
यहाँ का जो टेम्परेचर है वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, और यहाँ का जो चार मौसम है यानी कि 4 सीज़न का जो है उसको हम पहचान सकते हैं। द वेदर इन द यूके इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो मौसम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इट इज़ लाइकली टू रेन ऑन 19 to 14 डेज इन ईच मंथ, मतलब कि ये हो सकता है कि मंथ में 9 से 14 दिन बारिश हो जाए। इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल टू हैव अ कोल्ड डे इन द मिडल ऑफ द समर, और गर्मियों के मौसम में अचानक से एक दिन ऐसा भी हो जाए कि जो बहुत ठंडा हो। एंड वार्म सनशाइन ऑन अ विंटर डे, या फिर जाड़ों के दिन में एक गर्म मौसम हो जाए, गर्म दिन हो जाए। इट इज़ इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव अ रेंज ऑफ वेदर इन एनी वन डे। तो इट इज़ कम्प्लीटली मतलब कि अगर ये हम देखा जाए कि पूरी तरीके से ये नॉर्मल है, या और कोई हैरानी की बात नहीं है। इट टू हैव अ रेंज ऑफ वेदर इन एनी वन डे, मतलब कि ये कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी, नॉर्मल बात होगी कि कोई भी मौसम, मतलब कि ठंडी में गर्मी हो जाए, गर्मी के मौसम में ठंडी हो जाए, या ठंडी में बारिश हो जाए। इट इज़ नो वंडर दैट द वेदर हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं कि जो मौसम है इसने जो अंग्रेजी भाषा पे अपना प्रभाव डाला है। विच इज़ फुल वेदर रिलेटेड इडियम, क्योंकि इनकी जो भाषा है, इनका जो लैंग्वेज है वो मोस्टली क्या है कि इन पूरे जो इनका जो ईडियम्स है, यानी कि इनके लैंग्वेज में जो ईडियम्स यूज़ किया जाता है वो अक्सर मौसम के रिगार्डिंग, यानी कि मौसम उसमें ज़रूर डिफाइन होता है, यानी कि मौसम को यूज़ किया जाता है। अनसरप्राइजिंगली Unsurprisingly, majority of these idioms contains reference to rain, मतलब कि बहुत सारे उनके मुहावरे हैं जो कि मतलब बारिश को लेकर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पिक्चर है, ये दिया हुआ है अ रेनी डे इन लंदन, यानी कि लंदन में बारिश का दिन कैसा होता है। द वेदर कैन बी पावरफुल एंड ड्रामेटिक, अब जो मौसम है वो बहुत ज़बरदस्त भी हो सकता है और शक्तिशाली भी हो सकता है। स्पेक्टिकुलर स्टॉर्म विथ थंडर दैट बूम्स एंड लाइटिंग दैट क्रैक्स अक्रॉस स्काई, तो तेज़ गरज और बिजली के साथ शानदार तूफान जो आसमान में चमकते हैं। whirlwinds in from of tornadoes, water spouts and land spout, blizzards and heat waves। तो यहाँ पे टोरेंडो पानी के झरने और ज़मीन के झरने के रूप में बवंडर, और जो ब्लिजर्ड एंड हीट वेव यानी कि जो लू चलता है, गर्मी का जो मौसम होता है, हीट वेव्स चलते हैं, वो हो सकते हैं। समटाइम देयर आर ऑल्सो बिजार वेदर इवेंट्स, मतलब कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ अजीब मौसम की घटनाएं भी हो जाती हैं। इन द यूनाइटेड किंगडम यू माइट हियर द फॉलोइंग एक्सचेंज, तो आप यूनाइटेड किंगडम में आप ये बातचीत अक्सर सुन सकते हो कि आई नीड सम मिल्क, आई एम गोइंग टू वॉक द स्वॉक, मतलब मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मैं दुकान पर पैदल जा रहा हूँ। एंड डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब कि आप तुरंत अभी ये कहेंगे कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ, और तुरंत ये भी कहेंगे कि भूलना मत छाते ले लेना क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यानी कि उनके ईडियम्स में अक्सर रेन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग इज़ अ कॉमन ईडियम दैट मीन्स इट इज़ रेनिंग हैविली, यानी कि अक्सर जो ईडियम यूज़ किया जाता है मुहावरे में कैट एंड डॉग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है कि बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। देयर इज़ नो एविडेंस दैट it has ever actually rained cats and dogs, but there are account of other animals falling from the sky। अब यहाँ पे है there is no evidence, मतलब कि हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वास्तव में वहाँ जो बारिश हुई इतनी तेज़ हुई, मतलब बहुत हैवी बारिश हुई, लेकिन इसका लेखा जोखा ज़रूर मिल जाता है कि कुछ जो एनिमल्स यानी कि बाकी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आसमान से उनकी बारिश होती है। अब रेनिंग फिश यानी कि मछली की बारिश। There have been reports of fish falling from the sky from various places around the world, यानी कि बहुत दुनिया के बहुत सारे जगहों से ये रिपोर्ट्स मिली है कि बारिश के दौरान मतलब कि मछलियों की बारिश हुई है। इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, मतलब उसमें से कुछ ऐसी जगह है जो भारत में भी है। इन यूरो होंडोर्स they have a yearly लुलविया डी पीसेस और फिश रेन सेलिब्रेशन, तो इंक्लूडिंग नंबर ऑफ प्लेसेस इन यूरो होंडुरस, यानी कि यूरो में, होंडुरास में, एंड दे हैव अ ईयरली लुलविया, यानी कि उनके पास एक लुविया डी से एक सेलिब्रेशन होता है जिसको हम फिश रेन सेलिब्रेशन कहते हैं। इन सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर में ऑन
सॉरी ऑन 22 फरवरी 1861 में कि कहा बताया गया था कि सिंगापुर में 22 फरवरी 1861 को फिश अपीयर्ड इन पडल्स आफ्टर अ बिग रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा जोर की बारिश हुई और वहाँ सारे गड्ढों में मछलियाँ पाई गईं। More recently, there have been reports of fish rain in मैसूजो इन कनाडा, यानी कि मैसूजो कनाडा के मैसूजो में मछलियों की बारिश के बारे में सुना गया। लोरेटो इन द फिलीपींस एंड इन प्लेस इन तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, और कुछ ऐसी जगह पे ऐसी भी हैं जहाँ पे कनाडा के मूसजा, फिलीपींस के लोरेटो और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये कहा गया कि मछलियों की बारिश की खबरें आई थी, यानी कि वहाँ ये कहा गया कि मछली की बारिश हुई है। इन 2013 स्पाइडर्स रेन डाउन ऑन अ टाउन इन ब्राज़ील, और ब्राज़ील में 2013 में ये कहा गया कि वहाँ स्पाइडर्स की बारिश हुई, यानी कि बारिश के साथ वो स्पाइडर्स भी आए, मकड़ियों की बारिश हुई। इन 2010 फ्रॉक्स एंड टोड्स फेल इन हंगरी, और 2010 में हंगरी में फ्रॉक्स एंड टोड्स की बारिश हुई ट्वाइस, यानी कि 2 बार, साल में 2 बार फ्रॉक्स और टोड्स की बारिश हुई। एंड परहैप्स मोस्ट ऑफ द मोस्ट बिजार ऑफ ऑल ऑफ दीज, और इससे भी एक और बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, यानी कि शायद इसको हम कह सकते हैं कि सबसे अजीब बात है कि इट इज़ सेड दैट इन बाथ, यानी कि बाथ में, इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाथ है, इन 1894, यानी कि 1894 में इट रेन जेलीफिश, यानी यहाँ पर जेलीफिश की बारिश हुई। तो समझ गए स्टूडेंट्स कि जो हमारा एक्सट्रीम मौसम, एक्सट्रीम वेदर का मतलब होता है कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, यानी कि एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब, तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा बारिश वाला या बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस, या फिर हम लोगों ने बिजार मौसम के बारे में भी पढ़ा जो कि बहुत अजीब होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, मुझे थोड़ा खांसी आ रही थी, कफ एंड कोल्ड से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।